नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं शुभ सीता फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और ट्रस्टी मनोरमा जी के पास। मनोरमा जी, अपना नाम पूरे हमारे दर्शक को बताएंगे? जी, मेरा नाम मनोरमा रामसुंदर झा है और मैं शुभ सीता फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। जी। आप शुभ सीता फाउंडेशन की स्थापना करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मैं बहुत सालों से सोशली अटैच्ड हूँ। मुझे लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। मैं कोई भी जब काम करती हूँ तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि ये काम से मुझे क्या सफलता प्राप्त होगी या लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो छोटे छोटे मैं सोशल वर्क करती आई हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हम झा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो हमें अपनी कंपनी के थ्रू भी बहुत सारा सोशल काम करने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद ही इस चीज़ों को अपने अंडर लूँ। और जब हम किसी संस्था को पैसे देते हैं तो मुझे पता नहीं कि वो लोग किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, और एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो भी कहीं ना कहीं आपका डगमगा जाता है कि शायद वो मिसयूज़ हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो उसके चलते मैंने ये संस्था ओपन किया। ये संस्था जो है शुभ सीता, ये दो नामों को मिला के मैंने बनाया गया है। शुभ कांत झा ये मेरे ससुर जी का नाम था, स्वर्गवासी शुभकांत झा, और सीता ये मेरी सासू माँ का नाम है। तो ये दोनों को जोड़कर मैंने शुभ सीता का ये नाम रखा, और बहुत ही यूनिक, और लोग बहुत सराहते हैं इस नाम को अब। और क्योंकि मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ तो मेरा बेसिक एम जो है मिथिला डेवलपमेंट का है। जी। शुभ सीता फाउंडेशन के विषय में तो जान लिए कि अपने सासू माँ और असुर जी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाए हैं, और रामसुंदर झा जी के पिताजी हैं, और मनोरमा जी जो हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जुझारू हैं समाज में, टीचर भी रह चुके हैं, एक्टिंग के भी मास्टर हैं, और फिल्म भी कर चुके हैं, कई सीरियल में काम कर चुके हैं। तो अब इनसे पूछना मैं चाहता हूं कि मैडम जी, अब जो है आप अपने संस्था के थ्रू समाज के हित में क्या क्या काम किए हैं? हमारी ये संस्था जो है ये पिछले साल ही हमने स्टार्ट किया है अपना काम करना। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो है मेडिकल कैंप से इसकी शुरुआत की, और बहुत सारे केसेस आने लगे हमें कि हमें मेडिकल के लिए हेल्प चाहिए। तो उस विषय में हम थोड़ी सी छानबीन करके जो भी हमें लगता है कि ये जेन्युइन केस है तो उनकी हम हेल्प करते हैं। एजुकेशन में भी हमने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया है जिनका स्कूल का डायरेक्ट एडमिशन करा के दिया है, या जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अपने हद से हमारी जो भी लिमिटेशन है हम जेन्युइन केसेस देखना की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से हमने काम किया है। बहुत ही बढ़िया एक लिटरेचर फेस्टिवल करने का मौका मिला। ये फिर से मैं मेरे समाज के लिए मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें पूरे इंडिया से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी काफ़ी साहित्यकार, लेखक सब एकत्रित हुए थे, और ये 3 दिवसीय हमें लिटरेचर फेस्टिवल करने का मौका मिला, और बहुत ही शानदार तरीके का आयोजन था जो मैथिली लिटरेचर को जो है एक अलग आयाम, अलग स्तर तक पहुंचाता है। और रिसेंटली फिर मैंने अपने गांव में एक मेडिकल कैंप किया, और उस मेडिकल कैंप से मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली, बिकॉज़ मैंने एक चीज़ देखा, जहाँ पर मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत है वो आपके गांव देहात है। वहाँ पर लोग अभी भी तरसते हैं। सिंपल सा बुखार हो जाए या सर दर्द हो जाए, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से क्या मेडिसिन ले। आज हम शहर में हैं, हम मेडिकल शॉप पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं, बोलते सर दर्द का दवा दो, मिल जाता है। लेकिन गांव में ऐसी औरतें हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनको अपने हस्बैंड पर आश्रित होना पड़ता है कि उनका सर दुख रहा है, और उनके हस्बैंड का मन होगा तो वो जाके मेडिसिन लाएंगे, वरना वो बस ऐसे ही रूटीन चलता रहेगा। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो वो चीज़ को मैंने देखा है, महसूस किया है, और मुझे अंदर तक उसने झकझोर दिया है। एंड आई रियली होप कि मैं आगे जो है इस फील्ड में हमने प्लानिंग के साथ रेगुलर बेसिस पर मेडिकल सपोर्ट मिले, स्पेशली लेडीज़ को। ये अब हमारा टारगेट रहेगा। देखें कि मनोरमा जी ने नारी को लेकर के बहुत द्रवित हैं, और गांव में जो नारी को दिक्कत हो रहा है उससे भी ये बहुत
चिंतित हैं, संवेदनशील हैं और नारी के लिए ये काम करना चाहते हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ मनोरमा जी से, अभी अभी वर्तमान में मीरा भाईंदर में जी मैथिल समाज विकास प्रतिष्ठान के द्वारा जो मैथिल समाज भवन का भूमि पूजन हुआ है, इसके विषय में आप समाज को क्या कहना चाहते हैं और अपने बहनों को क्या कहना चाहते हैं? मिथिला भवन का निर्माण होना ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मैथिल के लिए। अब भवन बनेगा ये सारे समाज के लिए, मैं मिथिला समाज के लिए। सबसे पहले अगर हम दूरदृष्टि से देखें तो एक पराये स्टेट में आके, ये हमारा कर्म भूमि, हमारा जन्मभूमि नहीं है, तो किसी कर्म भूमि पर आकर आपको अगर उस समाज के लिए आपको ज़मीन दी जाती है, वहाँ पर भवन बनाने की अनुमति दी जाती है और यहाँ की सरकार द्वारा आपको हेल्प मिलता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं कोटी कोटी धन्यवाद करते हैं राम जी का। तो आप शुभ सीता फाउंडेशन आपका है, मैं राम इस सुंदर जी विषय आपके में- पति जी, हैं, जी, जी। आप एक जानकी के रूप में मिथिला से हैं, तो मिथिला की बेटी है। मैं इस विषय में आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ये चीज़ को मैं हर एक मंच पर कहती हूँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, इस चीज़ को मैं जीती हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि मिथिला में जो पलायन हो रहा है, ठीक, हम सब मिथिला के तो हमें पता है, मिथिला में जो पलायन हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एक नारी शक्ति को जो कैद करके रखा जाता है उससे संबंधित है। ये जब भी नारी को आप फ्रीडम दोगे वो उस जगह को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। जब भी आप नारी को बांधने की कोशिश करोगे वो उस जगह पे रहना नहीं चाहेगी। तो मिथिला का जो पलायन आज हो रहा है, क्यों गांव की बहू बेटियां दूर शहरों में जाके चौल में रहने के लिए तैयार है लेकिन गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। कभी बच्चों के पढ़ाई के नाम पर या कभी मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ एक एक्सक्यूज, मैं इसे एक्सक्यूज ही कहूँगी, उसके नाम पर आप बाहर देश में चले जाते हो, छोटे से चौल में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है फ्रीडम, आपको मिलती है आज़ादी, आपको सुकून मिलता है। आप अपने बच्चों को यहाँ से स्कूल तक छोड़ने जाते हो, आपको उसमें खुशी मिलती है, ना कि आप गांव में आपको उस लिमिटेशन में बांधा जाता है। आप लिमिटेशन में रहना कोई नहीं चाहता। तो एक मानसिकता की भी बात होती है, हमें मानसिकता बदलनी चाहिए। जब भी ये मानसिकता बदलेगी मिथिला बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होगा, संपन्न होगा और ये पलायन का जो विषय है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये सिर्फ महिलाओं से ही रिलेटेड है, ऐसा मेरा मानना है जी। अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो पुरुष जो है अपने सशक्तिकरण बनेंगे। नारी में जो है वो एक दूसरे की तरफ नीचे दिखाने की भावना नहीं है। हमारी बहन मनोरमा अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं ही उसको सपोर्ट देता हूँ, लेकिन पुरुष में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि ये है कि नहीं खिंचाई की। जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, मैथिली समाज, वहाँ पर हर नारी को सीता के रूप में देखा जाता है और मर्यादा के नाम पर इतनी ज़्यादा मर्यादा थोप दिया जाता है कि नारी उससे उसके बोझ तले दब जाती है। और जो महिला कुछ करना चाहती है, जो लड़की कुछ करना चाहती है, वो इतने मर्यादित चीज़ों से दबे रहने के कारण समाज से दूर हो जाती है। आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, काफ़ी मैथिल लेडीज़, लड़कियां ऐसी है जो मैथिली भाषा का प्रयोग नहीं करती। उनके लिए मैथिली भाषा का प्रयोग करना मतलब आप जो है वो बोझ तले दबी हुई लेडी हो अगर आप मैथिली बोल रहे हो, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने घर में क्या हो रहा है। हालांकि चीज़ें चेंज हो रही है, बदल रही है, पर टाइम लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। मनोरमा जी के पास तो बहुत प्रश्न की जवाब है, अब दूसरे प्रश्न लेकर के फिर पहुंचूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कारण कि मनोरमा जी के अंदर जो दर्द है और नारी को आगे बढ़ाने का, नारी को जो दबा के रखा गया है उसको दबाया नहीं जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो मिथिला का विकास अपने आप होगा। धन्यवाद। जय मिथिला, जय जानकी। जय मिथिला, जय मैथिली।